द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गोदान, भाग 10। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वे विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई और नहीं था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना ना जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे। लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोड़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद ना करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ ना कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर खन्ना ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ना हूँगा। खन्ना ने पूछा, क्यों भाई? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या? मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वे हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है, और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। भाई, मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास ना जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार ना था। वे किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महिपों की एक लंबी सूची गिना दी।
कहाँ तो वे प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। ये लूट है, ये डेमोक्रेसी। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम ना होगा। हुक्म हो तो उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था। मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर ना होगी। उसके क्रीड़ा में जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वे क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थीं। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा उठा ले। कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं ना ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊँ? उठा उठा, देर ना कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज ना पढ़ी थी। 2 महीने में 1 दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तनखा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते, कुछ समझ में न आ रहा था। मामला क्या है? लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, अजी आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तनखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, अजी आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको ना होगी। तनखा खिसियाकर बोले,
चाहिए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ ना कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते तो ना सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद ना खुलने दें कि आप खड़े नहीं हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उन्हीं की तरफ हैं ही, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज ये जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नगद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। जी, मुझ पर जितनी चाहे लानत भेजे, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरा का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी ना खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वे बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था, और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल ना हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तनखा पीछे रह गई। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हिरन को एक ठूठ पर उतार कर रख दिया था और दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डौल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वे दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम क्यों हंसे? क्या तुम समझते हो मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का ही काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ। इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका भी मजा देखें। लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जवामर्दी दिखाने चले थे, 50 कदम में ही ची बोल गई। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना?
मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूं? नहीं नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वे चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर ओढ़ ले जा सकता हूँ। मगर ये अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व ना था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्लाह आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा। जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम जो कहिएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पे सब कुछ कर सकते हों। तनख्वाह का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कौल के पक्के हैं। मिर्जा अपनी कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह ना था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? अब बहुत होगा, 4-5 पंसेरी का होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम ही रही। हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल ना जाइएगा। निकल जाने वालों पर लानत भेजता हूँ। तनख्वाह ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लक्कड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई। हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनख्वाह ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, वाह। तनख्वाह ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान भाई, जीते रहो पट्टे। तनख्वाह 2 डग और बढ़े। आंखें निकली पड़ती थीं। बस बस, एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनके हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे के धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वे शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वे शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनख्वाह ने हांफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो मेरी जान ही ले ली। 2 मन से कम ना होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वे आपने देख लिया। अब आपको वादा पूरा करना होगा। अजी, आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ की, इसकी सनद नहीं। लक्कड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वे दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने काख कूख कर इस 10 कदम इसे उठा लिया तो यह ना समझे कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज़ तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला
जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसे क्यों लगी और हिरणों को क्यों ना लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, ये हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं है, हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दिया भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी अटंगी है। वे इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रख लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली ही बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर ये कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है? इनके दर्शन फिर काहे को होंगे? कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब की कोई बात ना हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुंह लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमनसी अलग बैठी थी, जो एक नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उसके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।